प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। जैसा कि 11th की परीक्षा को देखते हुए लगातार क्लासेस आपको है सो दिया जा रहा है। ऑफलाइन कुछ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, कुछ आपको है सो लाइव क्लास भी दिए जा रहे हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो लगभग आज ही आपका चौथा क्लास है। और आप 3 वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लेना। या तो चैनल के होम पेज पे चले जाना, वहां पे आप प्ले लिस्ट में चला जाना। क्लास 11 ज्योग्राफी MCQ करके होगा, उस प्ले लिस्ट में चले जाना। सारा वीडियो आपको और सारा सब्जेक्ट का वहां पे आपको ऐसो दिख जाएंगे। चैनल पे यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना, दोस्तों के साथ अवश्य है सो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला मोस्ट याद रखिएगा कि आपको परीक्षा को देखते हुए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं। जो सवाल वही है दोस्तों जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, समझे, यानी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज, यानी कि प्राकृतिक का एकमात्र उपग्रह कौन सा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है और बुध है। हम सभी को पता है कि करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का हमारा है सो एकमात्र है सो प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर देख लें तो आप सभी को याद रखना कि चंद्रमा का उत्पत्ति पूछा जाता है तो याद रखिएगा 4.44 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, चंद्रमा की है सो उत्पत्ति मानी जाती है। अगर वही बात कर ले तो सूर्य हमारा तारा है, तारा की उत्पत्ति 5 से 6 अरब साल पहले हुआ था। मंगल को याद रख लीजिएगा, इसे हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह। और ये किसके कारण पाया जाता है तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसे है सो हम लोग अगर देखा जाए, ऑक्साइड के कारण इसे है सो अगर देख लिया जाए तो इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो 4 सवाल आपको मैंने करवा दिया है। पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर के वहां से देख लेना। बुध ऑप्शन में है तो बुध सबको पता होना चाहिए कैसा ग्रह है, छोटा ग्रह है। बहुत अच्छा सवाल एक आया है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है। भूकंप जो होता है सभी को पता होगा, अधिकेंद्र, केंद्र, उद्गम केंद्र, सारा कुछ आप सभी को पढ़ाए भी हैं दोस्तों। किसके आधार पर मापा जाता है भूकंप का परिणाम को कैसे मापा जाता है, तो किसके आधार पर मापते हैं हम लोग, रिक्टर पैमाने के आधार पर मापते हैं। यदि अगर क्वेश्चन यहां होता कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है तो अंतर में हम लोग किसका ऑप्शन दे देते, यंत्र में हम लोग किसका ऑप्शन तब सही क्या हो जाता, सिस्मोग्राफी। अगर यदि रिक्टर पैमाने का आपको यूनिट डिजिट पूछ लेगा तो याद रखिएगा 0 से कितना के बीच होता है, 10 के बीच होता है। तो ये भी आप ऐसो याद रखना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे कि पृथ्वी के आंतरिक परत क्रोड का निर्माण हुआ है। याद कीजिए 3 परत हम लोग पढ़ा करते थे, समझे। 3 परत में से एक होता था क्रोड और एक होता था मेंटल, ऊपर वाला भूपर पट्टी। इसको हम लोग सियाल कहते थे, इसको हम लोग सीमा कहते थे और इसको हम लोग किसके नाम से जानते थे, नेफे। तो क्रोड वाला बता दो, Na से हो गया निकेल, Fe से फेरस। तो क्रोड के बारे में पूछा भैया, यानी निकेल प्लस क्या हो जाएगा आपका लोहा। यदि सिलिका प्लस मैग्नीशियम पूछ लेता तो हमारा ये क्या हो जाता, ये हमारा मेंटल बना हुआ है। और यदि सिलिका प्लस एल्युमिनियम पूछ लेता तो ये क्या हो जाता हमारा ऊपर पट्टी हो जाता। आप ये याद रखें। तो यहाँ से 3-4 सवाल आपको लगेगा काउंटिंग में करोगे कि सर आपने 10 सवाल करवाया, लेकिन 10 सवाल के साथ साथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कम से कम आपको है सो 20 सवाल से 25 सवाल आपको हम करवा करके चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। बहुत ही एक अच्छा सवाल है। अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहला, ये कहाँ के प्रसिद्ध मौसमविद थे, तो ये कैसा प्रसिद्ध मौसमविद थे, जर्मनी के प्रसिद्ध मौसमविद थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। कब सिद्धांत दिया गया था, 1912 में दिया गया था। अच्छा ये भी याद रखिएगा अल्फ्रेड वेगनर ने ही, समझे, चारों तरफ महाद्वीप जो आज सभी महाद्वीप है उसको स्थलखंड को क्या कहा था, पैंजिया कहा था। और पैंजिया के चारों तरफ जो पानी वाला भाग था, समझे, तो पैंजिया के चारों तरफ पानी वाला भाग को क्या बोला था, पेंथाल्सा बोला था। सर जी याद है ना बच्चा, पेंथाल्सा का मतलब होता था जल ही जल, पैंजिया का मतलब होता था स्थल ही स्थल। आपसे ये भी पूछ लेगा पैंजिया कितनों भागों में टूटा था, 2 भागों में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, आज से 20 करोड़ साल पूर्व टूटा था। ये भी है सो आप याद रखना। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बच्चे
तो कहता है विशाल सागरीय भाग को वैगनर द्वारा क्या नाम दिया गया था। अभी देखो जस्ट यही क्वेश्चन करवा रहे थे कि विशाल जो हमारा था महासागरीय भाग, इसे हम लोग क्या कहते थे, तो याद रख लीजिएगा इसे हम लोग क्या कहते थे, पेंथालसा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, पेंथालसा के नाम से है सो जाना जाता था। पैंजिया अगर बात कर ले तो विशाल स्थल खंड को, स्थल मतलब हो गया आपका जो भूमि वाला एरिया था, इस स्थल खंड को हम लोग किस नाम से जानते थे, पैंजिया के नाम से जाना जाता था। पैंजिया दो भाग में टूटा था, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड अर्थात लॉरेशिया कहते थे और निचले वाला दक्षिणी हिस्सा को हम लोग क्या कहते थे, गोंडवाना कहते थे। यदि आप चाह रहे हैं कि ये सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ या क्वेश्चन हमको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप में जाकर के आप चाहोगे तो पीडीएफ भी वहां से ले सकते हो, या आप चाहेंगे तो फिर वहां से आप है सो फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। क्लास 11 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं लगभग 150 क्वेश्चन आपको वहां पे अपलोड कर दिया हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आप चाह रहे हैं कि 11 तो जैसे तैसे बीत गया गुरुजी, अब क्लास 12 का तैयारी करना है, तो क्लास 12 का यदि आप झारखंड के किसी भी जिले से होंगे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए क्लास 12 आर्ट्स जैक बोर्ड स्पेशल के नया बैच दिया गया है, अभ्यास बैच 2026। ऑफर चल रहा है, 5,000 का कोर्स अभी 1999 रुपये में दिया जा रहा है। कल 20 मार्च से आपका क्लासेस है तो यहाँ पे भाई साहब स्टार्ट हो जाएगा। देन याद ये भी रख लीजिएगा कि इसमें से आपको आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ये चारों शिक्षकों के द्वारा आपको सारा सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है इसलिए आप जरूर से अवश्य इंटरेस्टेड होंगे तो खरीद सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप दिए गए नंबर हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किन्हीं को लग रहा होगा कि सर हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लास कहाँ कर लें, तो ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप झारखंड के यदि हजारीबाग जिला से होंगे तो सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस, आप हजारीबाग में यदि होंगे तो सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस में आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट्स स्पेशल 11 12 हिंदी दोनों मीडियम के लिए जाना जाता है। समझे कहाँ आना होगा क्लास करने के लिए, तो हेड ब्रांच इसका बुढ़वा महादेव चौक नियर केबी वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग, यहाँ पर सेकेंड ब्रांच बाबूगंज चौक, वहां पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। समझे, कोई भी दिक्कत होगा तो नंबर दे दिए हैं, वहां से चाहोगे तो आप ऐसो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल आ जाता है और अगला सवाल हमारा बेस्ट है भैया। कहता है कि हिमालय पर्वत संबंधित किससे है। हिमालय पर्वत जो उत्पत्ति हुआ है, हिमालय माउंटेन जो उत्पत्ति हुई, इसका किससे संबंधित है, टैथिस सागर से, आर्कटिक सागर से, अरब सागर से, या फिर बात कर ले भूमध्य सागर से। तो आपको पता होगा टैथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था, दोनों तरफ से जब प्लेटें यूं हुई थी, वलन पड़ा था फॉल्ट, तो हिमालय पर्वत का उत्पत्ति हुआ है। फिर पूछ ये लेता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन दो प्लेटों से हुई है, तो याद रख लीजिएगा इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट के साथ साथ ऊपर में कौन था भाई साहब, यूरेशियन प्लेट। कौन सा था, यूरेशियन प्लेट। तो ये दो प्लेटें हैं, इसको आप ऐसो पूरी तरीके से मुंह पर रट लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आने का इस वर्ष ज्यादा चांस है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है सर। तो ऑक्सीजन की मात्रा करेक्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा, 20.95% है, जो कि हमारा किसकी मात्रा है, एक प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा है। यदि अगर बात कर लेते हैं बच्चा, अगर पूछ लेता सबसे अधिक, ये तो वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक कौन है, एंड तो वो आने के नाइट्रोजन है हमारा। और नाइट्रोजन का यदि बात करें सर जी 78% है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है सर जी, ये सबको पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा वायुमंडल में तीसरा सर्वाधिक गैस कौन सा पाया जाता है। यदि आप पहले जवाब देंगे तो आपको कमेंट हम पिन कर देंगे, जो सारे बच्चे आपको ऐसा देख सकते हैं। एक अच्छा प्यारा सा सवाल आया है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या है। याद कीजिए मैंने बताया था ना, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे क्या बोला है, ऊपरी परत। सबसे ऊपर वाला को किस नाम से जानते थे, एक्सोस्फेयर कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। और ये भी याद होगा आप लोगों को कि बहिर्मंडल ये किसकी गैसें के लिए प्रसिद्ध था बच्चा, ये प्रसिद्ध होता था हमारा हल्की गैसें, जिसमें से कौन कौन आता था, हाइड्रोजन, एक आ जाता था हमारा क्या, हाइड्रोजन, और एक आ जाता था हमारा हीलियम। समझे, तो ये हमारा है सो इस गैसे के लिए जाना जाता था। समताप मंडल मुंह पर रटाया है कि वायुयान उड़ान के लिए जाना जाता है। समझे, क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं, जीव जंतु का निवास स्थल, ये सब कुछ किस में होता है, हम लोग किस मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में रहते हैं। चलो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का वीडियो आपको करवाया जा रहा है। समझे, लाइव और वीडियो के माध्यम से आपको सारा कंटेंट मिलेगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, याद कीजिए कि नदियों के द्वारा जब बाढ़ आता है, जो मिट्टियां जमती है, तो उस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी।
तो पुराना वाला को क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है, जो कम उपजाऊ होता है। नया वाला को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? तो नया वाला को क्या कहते हैं? खादर, जो कि सबसे अधिक उपजाऊ होता है। तो यदि यहाँ क्वेश्चन रहता कि सर्वाधिक उपजाऊ इसमें से कौन सा है, तब तो हो जाता खादर। समझे? सबसे कम इसमें से कौन है? पुराना वाला को क्या बोलते हैं? बांगर। अच्छा, एक और ऑप्शन दिया हुआ है रेगुर। रेगुर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं काली मिट्टी। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। और ये किस फसल के लिए जाना जाता है? तो कपास के लिए जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। 25 नंबर सवाल, किस नदी को दक्षिण की गंगा कही जाती है? समझे? दक्षिण की गंगा बोला जाता है किस नदी को? सबसे पहला तो अगर बात कर लिया जाए तो मैंने बताया हुआ है दक्षिण की गंगा पूछ रहा है। अगर यदि दक्षिण भारत की गंगा कहता तब तो हो जाता गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं हम लोग? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा अगर बोला जाता या दक्षिण गंगोत्री किसे कहा जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, गोदावरी है सर जी। याद रखिए, महानदी ये वही नदी है जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। सवाल पिछला साल पूछा गया था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा हमें कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। बहुत अच्छा सवाल मैंने किया है कि कृष्णा नदी का ओरिजिन प्लेस क्या है, यानी कहाँ से निकलती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से देना। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? समझे? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आप इसका ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं कि अगर बात कर लिया जाए, सिंपल सा दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद। याद रख लीजिएगा, गंगा नदी भाई साहब पूछता है भारत का ये क्या है? सबसे लंबा नदी। क्या है? भारत का सबसे लंबा नदी है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, लेंथ जल्दी नहीं पूछता है, आप उतना दिक्कत मत रखे रहना। मानसरोवर झील वही है जहां से आपको है सो अगर देख लिया जाए तो ये सिंधु नदी आसपास, उसके इसी के आसपास से कौन निकलेगा? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। आप कमेंट में देना जवाब, समझे, कि सतलज नदी किस झील से निकलती थी? सतलज नदी, जिसे सतलुज भी कहा जाता है, या किस झील से निकलती है? आप कमेंट में है सो जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? याद कीजिए, ये वो तटीय झील है जो भारत का सबसे क्या है? हमारा खारे पानी का झील है। भारत का क्या है? सबसे खारे पानी का झील है, अनस्लाइन वाटर का झील के नाम से, इसे लेक के नाम से जानते हैं। किस राज्य में स्थित है ये पूछ लिया है, तो ये कहाँ पड़ता है? हमारा उड़ीसा में पड़ता है। जरा से एक और बात याद कीजिए, मैंने बताया था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा झील पाया जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन पाया जाता है? वो भी सवाल पूछा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा, वो भी हमारा कौन सा है सर जी? पुलिकट झील। कौन सा है बालक? पुलिकट झील। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? एनसीईआरटी का प्योर सवाल दिया है उठा करके। प्रायद्वीपीय पठार, समझे? प्रायद्वीपीय पठार वही जो हमारा ट्रायंगल शेप में है, और जो अगर देखा जाए तो देश का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। गोंडवाना लैंड का भाग भी है बच्चा। ठीक है, गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग भी है, ये आप सभी को भी पता होगा। इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका औसत ऊंचाई कितना है? तो 600 से लेकर के 900 मीटर तक। समझे? आप कमेंट में जवाब देना, क्वेश्चन करके जा रहे हैं आपके साथ कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। समझे? यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके बारे में आपसे है सो पूछा जा रहा है बालक। समझे? कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है सर जी। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल कहता है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व का सबसे, शायद ये आप देखे होंगे, कल वाला अगर वीडियो आप नहीं देखेंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहां से आप देख लेना बच्चे। कि सवाल सिंपल सा दिया है कि विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? याद होगा सबको, मुंह पर रटाए हुए हैं और याद भी किए हुए, माउंट एवरेस्ट। समझे? माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है सर। हाइट यदि पूछ लेगा 8,848.86 क्या है सर जी? मीटर है सर जी। K2 अगर बात कर लें तो ये वही है जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो देश का क्या है? सबसे ऊंचा चोटी है। देश का क्या है? सबसे ऊंचा है। कंचनजंगा भी अगर देख लिया जाए तो भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। K2 हमारा देश में नहीं पड़ता है, भारत में है, लेकिन वो पीओ के क्षेत्र में जाता है। समझे? काराकोरम याद होगा, ट्रांस हिमालय का भाग है सर जी। समझे? ये सब आपको पता है, जो कि मैंने बताया हुआ भी है। चलिए अगला सवाल है, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? जैव विविधता कहाँ? बायोडायवर्सिटी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। 22 मई को प्रत्येक साल जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं बच्चे। क्या मनाया जाता है? 22 मई को प्रत्येक साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको मैंने बताया था
कि जिस जगह पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वहाँ वर्षा ज़्यादा होगा, तो जंगल वहाँ घने होंगे, तो वहाँ जीव जंतुओं की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पढ़े होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में से, उनको पता होगा, मैंने डिटेल में इसके बारे में समझाया हुआ है। यदि अगर पूछेगा कम कहाँ होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ठंडा प्रदेश में आपको नहीं के बराबर रहेंगे। चलिए ओके, अगला सवाल पर आ जाते हैं, और ये सवाल आपको छोड़ करके जा रहे हैं, आप बताइएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम करवा ही देंगे। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? याद करो, हाल फिलहाल में चैप्टर कंप्लीट किए हैं 1.5 महीना पहले कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो हमारा नेशनल पार्क होता है, समझे, सेंचुरी जो होता है, ये हमारा किस उद्देश्य से बनाया जाता है? मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, पालतू जीवों के लिए, या फिर संरक्षण के लिए? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आपका वेट रहेगा, समझे। बाकी तो मैंने बता दिया। यदि आप क्लास 12 में तैयारी बेहतर करना चाह रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने स्लाइड भी आपको दे दिया है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए, वीडियो वॉचिंग करने के लिए दिल से थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।